हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का एसएसटी इतिहास का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है 1857 ईस्वी की महान क्रांति। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कंपनी की शोषणकारी नीतियों के कारण भारतीयों के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया था और वही एक महान क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया। आज हम उसी क्रांति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि मई 1857 ईस्वी की महान क्रांति भारतवर्ष के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस वर्ष भारतीयों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी। क्रांति के फलस्वरूप भारतीय जनमानस में यानी कि लोगों में यह भावना प्रबल हुई कि अंग्रेज अजेय नहीं है, यानी कि हमेशा अंग्रेज ही नहीं जीतेंगे, वो भी जीत सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। लेकिन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक व्यापारिक कंपनी के स्थान पर राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। अंग्रेजों ने 1757 से 1857 ईस्वी तक भारत में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक नीतियां अपनाई, उनसे भारतीय जनता में असंतोष फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। इंग्लैंड में इसे बहुत सनसनीपूर्ण, अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक घटना माना गया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सावरकर ने इस संघर्ष को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम की संज्ञा दी है। विनायक दामोदर सावरकर ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति का इतिहास लेखन किया है। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 की क्रांति को भारतीयों की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहली लड़ाई बताया है। इस पुस्तक का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश शासन के अंत तक यह निषिद्ध रही, यानी कि इसे छपने नहीं दिया गया। ये पिक्चर है विनायक दामोदर सावरकर की। ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बेंजामिन डिज़रायली और लॉर्ड एलन बैरो ने इसे महान विपत्ति एवं राष्ट्रीय विद्रोह माना है। संपूर्ण इंग्लैंड इस महान संघर्ष से भयभीत हो गया था और उन्हें अपने अस्तित्व का खतरा अनुभव होने लगा। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु अंग्रेजों की भारतीयों पर निरंतर थोपी गई शोषणकारी नीतियों का ही परिणाम थी। इसके राजनीतिक कारण क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों की साम्राज्यवादी नीति की परिणति 1857 ईस्वी की क्रांति थी, यानी कि इसका रिजल्ट था। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरलों ने छल एवं बल से अनेक भारतीय रियासतों, राज्यों का कंपनी साम्राज्य में विलय किया, यानी कि उसमें मिला लिया। वेलेस्ली ने सहायक संधि और डलहौजी ने लैप्स की नीति के तहत, ये ध्यान रखना, वेलेस्ली की सहायक संधि थी और डलहौजी की लैप्स की नीति, कई भारतीय रियासतों को हड़पा। लैप्स की नीति के तहत नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर व सतारा आदि राज्यों को कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। कंपनी ने सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम अंकित करवाना बंद कर दिया। डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल सम्राट होंगे और मुगलों को लाल किला छोड़ने का आदेश दे दिया। कंपनी के इस निर्णय से अंग्रेजों के प्रति भारतीय जनता में असंतोष और घृणा जो थी वो नफरत फैल गई। अंग्रेजों ने मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र नाना साहिब को भी उत्तराधिकारी मानने से इनकार करते हुए उनकी पेंशन बंद कर दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी उनके पति की मृत्यु के बाद छीन लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रबंधन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। कंपनी की इस नीति से असंख्य भारतीय सैनिक बेरोजगार हो गए। आओ याद करें, अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने के आदेश देना,
मुगल सम्राट का सिक्कों पर नाम अंकित यानी कि लिखना बंद कर दिया सिक्कों पर मुगल सम्राट का नाम। नाना साहब की पेंशन बंद करना, ये क्या थे? राजनीतिक कारण थे क्रांति के। झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना या मिलाना, अवध पर कुप्रबंधन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना। सहायक संधि के अंतर्गत आने वाले राज्यों को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट व अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्चा राजा वहन करता था। यानी कि इन रेजिडेंट और अंग्रेजी सेना का सारा खर्चा, उनकी तनख्वाह, वेतन सब जो था वो राजा को देना पड़ता था। ये सेना कंपनी के नियंत्रण में रहती थी। और दूसरा था लैप्स की नीति। यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। उसके बाद है धार्मिक और सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति को विखंडित करने का कुप्रयास किया। अंग्रेज पादरियों व ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों को बल एवं प्रलोभन से ईसाई बनाना आरंभ कर दिया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भी ईसाई धर्म का प्रचार करना था। मैकाले के शब्दों में, हमें हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हम अंग्रेज शासकों एवं उन करोड़ों भारतीयों के बीच दुभाषीय का काम कर सके। यानी कि वो हो हिंदुस्तानी लेकिन काम हमारे लिए करे, बिचौलिए का, जिन पर हम शासन करते हैं। हम हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जिनका रंग और रक्त भले ही भारतीय हो, लेकिन वह अभिरुचि, विचार, नैतिकता और बौद्धिकता में अंग्रेज हो। ईसाई पादरी भारतीय देवी देवताओं का उपहास उड़ाते थे। सरकारी स्कूलों में बाइबिल पढ़ाई जाने लगी और सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं ईसाई मत को प्राथमिकता दी जाने लगी। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले भारतीय को ही उसके पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया जाने से भी ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय जनता से दुर्व्यवहार किया। वे भारतीयों को काले बाबू कहकर पुकारते थे। उनके द्वारा भारत में बने सरकारी होटलों एवं दफ्तरों के बाहर सूचना पट पर कुत्तों एवं भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध है भी अंकित करवा दिया गया था। यानी कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध यानी कि मनाही है, वो अंदर नहीं आ सकते। अब है आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने 100 वर्षों के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। दूषित भू राजस्व व्यवस्थाओं से किसानों की दशा दयनीय हो गई। छोटी श्रेणी के किसान जो थे वो मजदूर बनकर रह गए। कंपनी के लगान की बढ़ती मांग एवं सूर्यास्त कानून से परंपरागत जमींदार भूमिहीन हो गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगान मुक्त भूमि का सर्वेक्षण करवाया। भूमि के निश्चित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वालों की जागीरें छीन ली गई और 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन के तहत लगभग 21,000 जागीरें जब्त कर ली। अब उसी को याद करते हैं कि दूषित भू राजस्व व्यवस्था से जमींदारों एवं किसानों को भूमिहीन कर दिया, यानी कि उनकी भूमि छीन ली। लघु एवं कुटीर यानी कि छोटे उद्योगों का विनाश कर दिया। आयात एवं निर्यात के नियम अपने अनुकूल यानी कि अपने फायदे के अनुसार बनाए। किसानों एवं मजदूरों का शोषण किया। सूर्यास्त कानून 1793 ईस्वी के बंगाल से स्थायी बंदोबस्त के आधार पर 1794 ईस्वी में लागू किए गए सूर्यास्त कानून के तहत यदि एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास भू राजस्व की रकम जमा नहीं करता था तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। यही सूर्यास्त कानून था। मुक्त व्यापार नीति के कारण लघु एवं कुटीर उद्योग तबाह हो गए। अंग्रेजों ने भारत से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड भेजा और वहां पर तैयार माल महंगे दामों पर भारत की मंडियों में बेचना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के तैयार माल से भारतीय बाजार लबालब हो गए और भारतीय माल लगभग अदृश्य हो गया। सदियों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत में निर्मित सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों का एकाधिकार था जो अंग्रेजों की दूषित उद्योग नीति की भेंट चढ़ गया। कुशल भारतीय कारीगर अंग्रेजी कारखानों में मजदूरी करने लगे। उपयुक्त कारणों से भारतीय जमींदार, उद्योगपति, किसान एवं मजदूर जो थे वो कंपनी के विरुद्ध हो गए।
अब है सैनिक कारण। 1854 ईस्वी में कंपनी की सेना में लगभग 3,50,000 भारतीय सैनिक थे और 51,000 यूरोपीय सैनिक थे। सरकार व सैनिकों के मध्य प्रमुख संबंध वेतन का था, परंतु सेना के कुल व्यय का आधे से अधिक भाग यूरोपियन सैनिकों पर खर्च किया जाता था। भारतीय सैनिकों को वेतन व भत्ता बहुत कम दिया जाता था। 1884, 1849 और 1852 ईस्वी में विभिन्न सैनिक टुकड़ियों ने वेतन वृद्धि के लिए कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किए, लेकिन उन्हें कठोरता से दबा दिया गया। 1856 ईस्वी में पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को विदेश में भी भेजा जाने लगा, जबकि भारतीय सैनिक समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध मानते थे। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों से गाली गलौज करते थे और अपने से हीन यानी कि छोटा समझते थे, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों में रोष था यानी कि गुस्सा था। अतः सैनिकों ने इस महान क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना इस क्रांति का कारण था। भारतीय सैनिकों के योग्य होने के बावजूद भी सेना में उच्च पदों से वंचित रखना, यानी कि उच्च पद उन्हें नहीं दिए जाते थे। अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्यों के सैनिकों का बेरोजगार होना, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजना, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग अनिवार्य करना यानी कि आवश्यक करना, और मंगल पांडे को फांसी देना। तात्कालिक कारण यानी कि जो बिल्कुल महत्वपूर्ण कारण थे वो क्या थे कि भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ रहा था। इसी बीच 1856 ईस्वी में कंपनी सरकार ने सेना में पुरानी बंदूकों ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन बंदूकें यानी कि एनफील्ड राइफल सैनिकों को दे दी। किसकी जगह? ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल दे दी। इन बंदूकों में प्रयुक्त होने वाले कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था। इन कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह सूचना जब भारतीय सैनिकों को ज्ञात हुई तो वे क्रोधित हो गए, क्योंकि गाय जो है प्रत्येक हिंदू सिपाही के लिए पवित्र पशु है और मुसलमान सुअर को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अतः चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी की महान क्रांति का तात्कालिक कारण बने। क्रांति की घटनाएं: मंगल पांडे, बैरकपुर, अंबाला और मेरठ। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का श्री गणेश यानी कि शुरुआत बैरकपुर से हुई। 29 मार्च 1857 ईस्वी को जब 34वीं रेजिमेंट की परेड होने लगी तो इस रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसी समय उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों सार्जेंट मेजर हटसन व लेफ्टिनेंट बॉब को गोली से उड़ा दिया। उसने अंग्रेज सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के लिए उत्साहित किया। उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। जनरल हेयर से ने 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया। बैरकपुर की इस घटना से क्रांतिकारियों द्वारा तय तिथि 31 मई से पहले ही क्रांति आरंभ हो गई। क्रांति के प्रतीक के रूप में क्या थे? कमल का फूल और रोटी को चुना गया। ये पिक्चर है मंगल पांडे की। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को चुना गया था। कमल का फूल सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जिन्हें महान क्रांति में शामिल होना था, और रोटी को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाया गया। 9 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें अन्य सैनिकों के सामने निर्वस्त्र कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा की गई इस कार्यवाही से क्षुब्ध होकर उनके साथियों ने 10 मई को रविवार के दिन महान क्रांति की शुरुआत कर दी। यूरोपियन अफसरों की हत्या कर दी गई व बंदी भारतीय सैनिकों को मुक्त करवाया गया। वे हर हर महादेव एवं मारो फिरंगी को नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच कर गए। मेरठ क्रांति से लगभग 9 घंटे पहले अंबाला में क्रांति की शुरुआत
हो गई थी। क्रांति के समय अंबाला की छावनी भी अंग्रेजों की महत्वपूर्ण सैनिक छावनियों में से एक थी। चर्बी वाले कारतूसों एवं मंगल पांडे की फांसी की सजा की सूचना से यहाँ के सैनिकों में असंतोष फैल गया। कुछ सैनिक अंग्रेज अधिकारियों के पास गए और चर्बी वाले कारतूस वापस लेने के लिए निवेदन किया, परंतु अंग्रेज अधिकारियों का सकारात्मक जवाब न मिलने के कारण भारतीय सैनिकों ने योजना बनाई कि वे 10 मई 1857 को रविवार के दिन जब अंग्रेज गिरजाघर में प्रार्थना के लिए जाएंगे तो वे सैनिक शस्त्रागार पर अधिकार कर लेंगे। परंतु एक देशद्रोही जासूस श्याम सिंह ने अंग्रेजों को इस योजना की सूचना दे दी और अंग्रेज सतर्क हो गए। 10 मई को अंबाला में 60वीं और 5वीं दो पलटनों ने निर्धारित योजना के अनुसार अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की, परंतु सचेत अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारी सैनिकों को तोपों एवं टैंकों से घेर लिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने भी 50 अंग्रेज अफसरों को बंधक बनाकर अपनी ढाल बना लिया और ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों ने क्रांतिकारी सैनिकों की मांगों पर सकारात्मक विचार करने एवं सम्मान के साथ उन्हें सेवा में रखे जाने का प्रस्ताव रखा। क्रांतिकारियों ने भी अंग्रेजों का यह प्रस्ताव मान लिया। इस प्रकार एक देशद्रोही के कारण अंबाला में क्रांति की ज्वाला को दबा दिया गया। उसके बाद है दिल्ली। 11 मई 1857 ईस्वी को ये सभी स्वतंत्रता सेनानी जनरल बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः भारत का बादशाह घोषित किया गया। बहादुर शाह जफर ने पड़ोसी राज्यों से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होने का आह्वान किया। दिल्ली पर भारतीयों के आधिपत्य का समाचार आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैलने लगा। जगह जगह अंग्रेजों का विरोध बढ़ने लगा। ये पिक्चर है जनरल बख्त खान की। और दिल्ली पर अधिकार होने के बाद भारतीय सैनिकों ने गुड़गांव के कलेक्टर फोर्ड को खदेड़कर गुड़गांव से पर अधिकार कर लिया। राव तुलाराम ने रिवाड़ी में, लाला हुकुमचंद जैन ने हांसी में, मोहम्मद शहजादा आजिम ने हिसार में और नूर समद खान ने रानिया में, अबूदर रहमान एवं उसके दामाद समद खान ने झज्जर में, बाबा शाहमल तोमर ने बड़ौत यानी कि मेरठ में और राजा नाहर सिंह ने वल्लभगढ़ में क्रांति का बिगुल बजाया। सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने कड़े संघर्ष के बाद दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1863 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। कानपुर, बनारस एवं इलाहाबाद। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब ने जून 1857 ईस्वी में अपने आप को पेशवा घोषित किया। जनरल नील ने इलाहाबाद एवं बनारस में भारतीय जनता पर अत्यधिक अत्याचार किए। नील के अत्याचारों से क्रोधित होकर कानपुर में सती चौरा घाट पर भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। जनरल हैवलॉक ने 17 जुलाई 1857 को कानपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन शीघ्र ही नाना साहिब और तात्या टोपे ने अंग्रेजी सेना को पराजित करके कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। कॉलिन कैपबल ने नाना साहिब को कानपुर में हराया। नाना साहिब नेपाल की ओर चले गए और तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई से जा मिला। यह है नाना साहिब की पिक्चर। उसके बाद है लखनऊ। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने क्रांति का झंडा बुलंद किया। 10 दिन तक चले संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल ने वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। लखनऊ पर अधिकार करने की लड़ाई में इलाहाबाद व बनारस में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों की हत्या करने वाला क्रूर नील जो था वो लखनऊ की गलियों में मारा गया। नवंबर 1857 ईस्वी में जनरल हैवलॉक एवं कैंपबेल की संयुक्त सेना ने लखनऊ पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध में हैवलॉक मारा गया और मार्च 1858 ईस्वी तक लखनऊ पर अंग्रेजों का आधिपत्य यानी कि अधिकार स्थापित हो गया। उसके बाद है झांसी। झांसी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व जो था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को
झांसी से खदेड़कर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेजी कमांडर सर हयूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी का साथ गुलाम गोश खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, मोतीबाई, लाला बहाऊ बख्शी, रघुनाथ सिंह, जवाहर सिंह आदि वीरों ने दिया। कड़े संघर्ष के बाद अंग्रेजी सेना किले में प्रवेश करने में सफल हुई। रानी झांसी छोड़कर कालपी की ओर चली गई। कालपी में रानी व तात्या टोपे ने युद्ध के आरंभ में सर हयूरोज की सेना को अत्यधिक हानि पहुंचाई और 24 मई को अंग्रेजों का कालपी पर भी अधिकार हो गया। रानी व तात्या टोपे ने कालपी से निकलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का शासक सिंधिया अंग्रेजों की शरण में चला गया और 7 दिन के लंबे संघर्ष के बाद 18 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने ग्वालियर को भी अपने अधिकार में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई और तात्या टोपे अप्रैल 1859 ईस्वी तक अंग्रेजों से संघर्ष करता रहा। देशद्रोही मानसिंह ने अलवर के जंगलों में सोते हुए तात्या टोपे को पकड़वा दिया और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को ही उसे फांसी दे दी गई। ये है मैप हमारा, ये आगे आएगा, उसमें आओ करके देखें। 1857 की महान क्रांति के ये प्रमुख केंद्र है। ये सारे जो रेड डॉट है ये सारे वो जगह है जो 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उसके बाद है जगदीशपुर। जगदीशपुर में 80 वर्षीय राजा कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का झंडा बुलंद किया। उसने अंग्रेजों को अनेक युद्धों में पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अप्रैल 1858 ईस्वी में वह अंग्रेजी सेना से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई अमर सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। इन प्रमुख केंद्रों के अतिरिक्त बरेली, शाहजहांपुर, फिरोजपुर, पेशावर, जालंधर, मुल्तान, उड़ीसा, असम में भी कंपनी को भारतीयों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत। 1857 की क्रांति एक व्यापक क्रांति थी। इसका विस्तार दक्षिण भारत में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र के सतारा में इसका नेतृत्व रंगा बापू गुप्ते ने किया। बंबई में कंपनी की सेना में क्रांति की योजना बनाने वाले सैयद हुसैन व मंगल को तोप से उड़ा दिया गया था। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, कर्नूल, गंटूर और विशाखापट्टनम, कर्नाटक के मैसूर, कारवाड़, जमाखिंडी, शोरापुर, बेंगलोर, बेलगांव, तमिलनाडु के मद्रास, अर्काट, मदुरई तथा तंजौर में भी अंग्रेजों का विरोध हुआ। गोवा एवं पांडिचेरी में भी क्रांति की हलचल हुई, यानी कि पूरे दक्षिण भारत में भी क्रांति का असर देखने को मिला। क्रांति का स्वरूप कैसा था? 1857 ईस्वी की महान क्रांति जो थी वो गौरवमयी थी। ब्रिटिश अधिकारियों व साम्राज्यवादी लेखकों ने इसे निजी कारणों से सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, ईसाई विरोधी विद्रोह एवं सामंतवादी प्रक्रिया सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है, परंतु ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। कई अन्य विदेशी लेखकों ने भी इसे ऐसा जन विद्रोह कहा जिसमें अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास किया गया। इस संघर्ष में लाखों जाने गए। यह इतना व्यापक यानी कि बड़ा था कि उत्तर एवं मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम भारत में भी फैला। सैनिकों के अतिरिक्त सजा पाने वालों में नागरिक अधिक थे। सभी धर्मों एवं वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया। इसी के आधार पर सर्वप्रथम विनायक दामोदर राव सावरकर ने 1908 ईस्वी में 1857 ईस्वी के महान संघर्ष को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके मूल प्रेरक नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, बेगम हजरत महल, रंगो बापू, राजा नाहर सिंह, राव तुलाराम, शाहमल आदि को स्वार्थी सामंत कहना तथ्यपूर्ण नहीं है। यह क्रांति सुनियोजित थी, अतः इसे देशव्यापी देशभक्तिपूर्ण प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कहना सर्वथा उचित है। क्रांति का महत्व क्या रहा? यद्यपि भारतीयों का अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रथम संगठित सामूहिक प्रयास जो है वो असफल रहा,
क्योंकि उस समय अंग्रेज एक बड़ी सामुदायिक शक्ति थे। क्रांति की तिथि 31 मई 1857 थी निश्चित की गई थी, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों की घटना के कारण यह 10 मई को ही शुरू हो गई थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर क्रांति के केंद्रीय नेतृत्व की कमजोर कड़ी साबित हुए। यातायात एवं संचार के साधनों पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। इसकी वजह से भी महान क्रांति का दमन करने में वे सफल रहे, परंतु इस महान संघर्ष ने कंपनी साम्राज्य की जड़ें जो है वो हिला दी और 1858 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में पारित एक्ट के अनुसार कंपनी राज का अंत करके भारत को इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया और इंग्लैंड सरकार ने घोषणा की कि अब किसी भी भारतीय राजा का राज्य नहीं छीना जाएगा, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उन्हें पुत्र गोद लेने व उसे उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन उनको इंग्लैंड के शासन के अधीन माना गया। भारत पर अपने राज्यों को चिरस्थायी बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के दो बड़े समुदायों हिंदू और मुसलमानों को अलग रखने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को प्रमुखता देने का प्रयास किया गया। सैन्य प्रशासन में भी अनेक बदलाव किए गए। सेना में यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सेना का तोपखाना, गोला बारूद यूरोपियन सैनिकों के अधीन रखने का निश्चय किया गया। सेना का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया कि उनमें एकता की भावना पैदा न हो सके। सेना का आधार जो था वो जातीय रखा गया, लेकिन इसके बाद भी भारतीयों का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। 1857 ईस्वी का यह स्वतंत्रता संग्राम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। यह संग्राम भारत में राष्ट्रीयता के बीज बोने में पूर्णतया सफल रहा। मूलतः यह स्वतंत्रता संग्राम विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ा गया था। इसमें जनसाधारण की भागीदारी भी सराहनीय थी और इसी भागीदारी से संग्राम के दौरान सैनिक जहां से गुजरते थे स्थानीय लोगों की सहानुभूति उनके साथ होती थी। संग्राम में स्त्रियों ने भी भाग लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई तथा उसे प्रशिक्षण भी दिया। 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम से पहले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अनेक राजपूत शासकों को पत्र लिखकर यह इच्छा प्रकट की थी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जाए, लेकिन संचार के साधनों की कमी के कारण देश के सभी शासकों को एकजुट करना असंभव था, जिससे स्वतंत्रता का यह प्रथम संग्राम व्यवस्थित रूप से संगठित नहीं हो पाया, परंतु फिर भी यह महान क्रांति अपने मूलभूत उद्देश्यों को परिपूर्ण करने में सफल रही। इसमें भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया इसने और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ये पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर जो है वो भारत का अंतिम मुगल सम्राट होगा और मुगलों को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रबंधन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने 1852 ईस्वी के इनाम कमीशन के तहत लगभग 21,000 जागीरें जब्त कर ली। 1857 ईस्वी में रेवाड़ी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया और 1857 ईस्वी की महान क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे और अंतिम शहीद तात्या टोपे था। 1857 की महान क्रांति में बल्लभगढ़ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो था वो राजा नाहर सिंह ने किया। अब है रिक्त स्थान भरे। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? क्रांति किस, ये ऐसे याद रख सकते हो कि क्रांति की शुरुआत में मंगल कार्य होता है, तो मंगल पांडे जो था वो प्रथम शहीद था। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। रेवाड़ी में 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया। 1857 ईस्वी की क्रांति का लेखन कार्य करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर।
अंबाला में 60वीं पलटन की क्रांति की सूचना किसने दी थी? श्याम सिंह नामक देशद्रोही ने अंग्रेजों को दी थी। अब नेक्स्ट है हमारा उचित मिलान करें। बल्लभगढ़ का संबंध किससे है? राजा नाहर सिंह से। हांसी में क्रांति का बिगुल किसने बजाया था? लाला हुकमचंद जैन ने। कानपुर का संबंध है हमारा नाना साहिब से। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, और मेरठ जो है वो बख्त खान ने क्रांति का बिगुल बजाया था। अब नेक्स्ट है हमारा आओ विचार करें। चलिए इनको विस्तार से करते हैं हम। 1857 की क्रांति, ये रही 1857 ईस्वी की महान क्रांति के लिए उत्तरदायी राजनीतिक एवं सामाजिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण हमारे अंग्रेजी सरकार द्वारा विलय की नीति के अनुसार झांसी, सतारा, संबलपुर आदि राज्यों को अपने अधीन करना, नाना साहिब की पेंशन बंद करना तथा बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार करना, सहायक संधि द्वारा अनेक भारतीय राज्यों का अपने अधीन कर लेना, मुगल सम्राट का नाम जो है सिक्कों पर अंकित न करवाना, यानी कि नहीं लिखवाया सिक्कों पर, और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था कंपनी के अधिकारियों की साम्राज्यवादी नीति थी, यानी कि अपने राज्यों को किसी भी तरीके से वो बढ़ाए जा रहे थे। सामाजिक कारण क्या थे? अंग्रेजी सरकार द्वारा सरकारी दफ्तरों, होटलों में भारतीयों के प्रवेश पर रोकना, भारतीयों को काले बाबू कहकर अपमानित करना, रंग व नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, भारतीय किसान, मजदूर, काश्तकार आदि वर्गों पर अमानवीय अत्याचार करना तथा हिंदू मुस्लिम में फूट डालना 1857 ईस्वी की महान क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की महान क्रांति के लिए उत्तरदायी अब बताने हमें धार्मिक, सैनिक और तत्कालीन कारण क्या थे। धार्मिक कारण क्या थे कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण लोगों के मन में असंतोष का भाव था, और सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या वध के लिए कानून आने के कारण लोग इसको धार्मिक हस्तक्षेप समझने लगे थे। 1850 ईस्वी में बने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले भारतीयों को उसके अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा दिए जाने का नियम बना दिया था। लोगों के मन में इसके प्रति जो था वो भारी आक्रोश यानी कि क्रोध था। सैनिक कारण थे, भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों से कम वेतन दिया जाता था। 1856 ईस्वी में सामान्य सेवा भर्ती नियम, ये भर्ती नियम क्या था कि उन्हें विदेश भेजा जाने लगा भारतीय सैनिकों को, और भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के अवसर जो थे वो ना के बराबर थे, यानी कि उनको पदोन्नति उन्नति जो थी प्रमोशन वो नहीं मिलती थी। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ गाली गलौज करते थे। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करवाना भी 1857 की महान क्रांति का तत्कालीन कारण क्या थे? अंग्रेजी सरकार द्वारा सैनिकों को नई बंदूकें यानी कि एनफील्ड राइफल दी गई थी। इन बंदूकों के प्रयोग से पहले इनको के जो कारतूस थे उसको मुंह से छीलना पड़ता था, और कारतूस पर गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था, और हिंदू व मुसलमान सैनिकों ने इसे छीलने से इनकार कर दिया, तो उन पर दबाव डाला गया, और इसका विरोध जो है 1857 की महान क्रांति का तत्कालिक कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झांसी में 1857 ईस्वी की महान क्रांति की गतिविधियों की विवेचना कीजिए। 1857 की महान क्रांति की विवेचना इस प्रकार है। राजा गंगाधर की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों की नजर झांसी को हड़पने की थी। झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का वीरता से मुकाबला किया, और जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को झांसी से बाहर निकालकर झांसी में अपना झंडा बुलंद किया। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी में सर हयूरोज ने झांसी पर हमला बोल दिया, और काफी संघर्ष के बाद अंग्रेजी सेना जो है वो किले में प्रवेश कर पाई। रानी झांसी छोड़कर कालपी की ओर चली गई, और 24 मई को अंग्रेजों ने कालपी पर भी अधिकार कर लिया। रानी व तात्या टोपे ने कालपी से निकलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के महान क्रांति के महत्व की समीक्षा कीजिए।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल सिद्ध नहीं हो सका, परंतु इस संगठित प्रयास के कारण अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 1858 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में कानून पारित करके कंपनी राज का अंत किया गया और भारत को इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया। अंग्रेजी अब भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड सरकार ने घोषणा की कि किसी भी भारतीय शासक से उसका राज्य नहीं छीना जाएगा। सेना का पुनर्गठन किया गया और उन्हें जातीय आधार पर अलग रखा गया। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप करने का अंग्रेजों का कोई हक नहीं रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ कि हरियाणा में 1857 की महान क्रांति की गतिविधियों की विवेचना कीजिए। तो हरियाणा में किस किसने भाग लिया था, देखते हैं। 1857 के ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात गुड़गांव के कलेक्टर फोर्ड को हटाकर गुड़गांव पर अपना अधिकार किया। झांसी में लाला हुकमचंद ने और हिसार से मोहम्मद शहजादा अजीम ने, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने तथा रेवाड़ी से राव तुलाराम ने क्रांतिकारियों का कुशल नेतृत्व किया। अब है इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी थी? 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था विनायक दामोदर सावरकर। इनाम कमीशन के तहत 1852 ईस्वी में लगभग कितनी जागीरें जब्त कर ली गई थी? लगभग 21,000 जागीरें। इनाम कमीशन 1852 ईस्वी को किसने लागू किया था? तो ये था अंग्रेज डलहौजी। राव तुलाराम ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो था वो कहां से किया? रेवाड़ी से। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे। और इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम शहीद कौन था? ये था तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1857 की महान क्रांति में बल्लभगढ़ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो था वो किसने किया? राजा नाहर सिंह ने। अंबाला की 60वीं पलटन की क्रांति की सूचना किस देशद्रोही ने अंग्रेजों को दी थी? तो ये देशद्रोही था श्याम सिंह। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। डलहौजी ने किस मुगल सम्राट को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया था? तो बहादुर शाह जफर था। अब ये भी ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का सम्राट तो बहादुर शाह जफर था और अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून ब्रह्मा में। तो इन्हें बाद में अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया था और रंगून की जेल में बंद कर दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। कालपी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया? तात्या टोपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई? तो 1858 ईस्वी में ग्वालियर में। इलाहाबाद व बनारस में निर्दोष पुरुषों एवं महिलाओं और बच्चों की हत्या करने वाले अंग्रेज को क्या कहा गया? क्रूर नील। नाम था उसका नील, तो उसको क्रूर यानी कि निर्दयी नील। क्रूर नील किस युद्ध में मारा गया? 1857 ईस्वी के लखनऊ युद्ध में। 11 मई 1857 को स्वतंत्रता सेनानी किसके नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे थे? जनरल बख्त खान के नेतृत्व में। दो अंग्रेज अधिकारियों सार्जेंट मेजर हडसन और लेफ्टिनेंट बॉब को किसने गोली से उड़ा दिया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? 34वीं रेजिमेंट से। नेक्स्ट हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रतीक के रूप में किसे क्या चुना गया था? कमल का फूल और रोटी। सैन्य टुकड़ियों के लिए 1857 की क्रांति में क्या प्रतीक था? कमल का फूल और रोटी को गांव-गांव पहुंचाया गया था। मेरठ में 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कब इनकार कर दिया था? 9 मई 1857 ईस्वी को। मेरठ में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग न करने वाले सैनिकों को कितने साल की सजा सुनाई गई? 10 साल की। अंबाला में कौन सी पलटनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की? 60वीं और 5वीं पलटन ने।
1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले किस शासक ने राजपूत शासकों को पत्र लिखकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा प्रकट की थी? तो ये मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, दिल्ली का शासक था उस समय। हर हर महादेव एवं मारो फिरंगी को, ये जो नारे हैं दोनों, ये कहाँ के सैनिकों ने लगाए थे? मेरठ के सैनिकों ने। मेरठ में क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? रविवार के दिन। रेवाड़ी में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? राव तुलाराम ने। हांसी में किसने की थी? लाला हुकुमचंद ने। और हिसार में क्रांति का बिगुल बजाया था मोहम्मद शहजादा आजिम ने। रानिया में क्रांति की शुरुआत की थी नूरसमद खान ने। अबूदर रहमान एवं उसके दामाद समद खान ने क्रांति की शुरुआत कहां से की थी? तो इन्होंने की थी झज्जर से। बाबा शाहमल तोमर ने क्रांति की शुरुआत कहां से की? बड़ौत मेरठ से। 1857 में बल्लभगढ़ में क्रांति का बिगुल बजाया राजा नाहर सिंह ने। और भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को।